हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। प्रिंसिपल और एचएम इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टोटल 12 यूनिट हैं, 12 में से 3 कंप्लीट हो चुकी है और चौथी यूनिट के भी 2 पार्ट हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इसका भी रिसेंटली नया बैच शुरू किया है। इसमें एक क्लास हुई है, आज इसका दूसरा पार्ट है। और टीजीटी पीजीटी का भी आपका सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल स्टडीज का जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसका सेम है। प्रिंसिपल एचएम में जरूर 3 पार्ट है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का सिलेबस वही सेम है, 30 क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, 1857 का रिवोल्ट, और उसके आगे का हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी साथी चाहे प्रिंसिपल एचएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, पूरे 12 यूनिट्स। असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और टीजीटी पीजीटी जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं साथी, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना नहीं है। चैनल ज्वाइन करना जो 159 179 है, वो यूट्यूब फैसिलिटी देता है कि अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहे उसके लिए है, उसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स बिगिन। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स और पूरा वीडियो क्लासेस मिलेंगी। यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट ये करवाया जाएगा। लेट्स बिगिन। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद का जो बैकग्राउंड है उसका रिजल्ट है ये 1858। 1857 का जो विद्रोह था, ब्रिटिश रूल के विरुद्ध सबसे बड़ा संगठित विद्रोह था उस टाइम पे। हालांकि अंग्रेजों ने उसको दबा दिया था, लेकिन इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक प्रशासनिक फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, उसको उजागर कर दिया था। ब्रिटिश संसद ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत एक बड़ा देश है, भारत जैसे विशाल देश में कोई भी ट्रेडिंग कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए भारत को सीधे उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंपने का डिसीजन लिया था। और यह है भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था, जिससे कंपनी रूल एंड हो गया था और ब्रिटिश मतलब क्राउन शासन का, क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी। इसको कहा जाता है द एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। ये कहा गया वहां पे, द एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कहा गया है। इसको हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जो ब्रिटिश संसद से पारित किया गया था उसको क्या कहा जाता है, या ये कौन सा एक्ट है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858। हमने पढ़ा है, आपने वो वीडियो देखा होगा जो पहला पार्ट है इसका। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। और ये आया, इसको कब पारित किया गया, ये कब पास हुआ है ये एक्ट? 2 अगस्त 1858 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये पास हुआ 2 अगस्त को, 2 अगस्त 1858 को। क्वींस प्रोक्लेमेशन जो एक महारानी विक्टोरिया की घोषणा है वो भी हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके कारण थे अधिनियम पारित करने के। ये 1858 का जो एक्ट पास हुआ उसके क्या कारण थे? इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था वो एक वजह थी कि ये पास किया उन्होंने। 1857 के विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी भारत में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में फेल रही है, इसीलिए ये लाया गया। भारतीयों में असंतोष था, डिसकंटेंट ये ग्रो हो रहा था भारतीयों में।
जो ब्रिटिश नीतियां हैं, स्पेशली जो हैवी टैक्स, जो हैवी टैक्सेस थे, उसकी वजह से भी, या फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, रिलीजियस इंटरफेरेंस था, और एक जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारतीयों में असंतोष किस चीज को लेके था? ब्रिटिश पॉलिसीज को लेके। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी, ज्यादा टैक्स लगाना, हैवी टैक्सेशन हो, या भूमि की जो नीतियां थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, धार्मिक हस्तक्षेप, रिलीजियस इंटरफेरेंस, और एक व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे भारतीयों में असंतोष था उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और फाइनेंस पर सीधा कंट्रोल चाहती थी। किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड फाइनेंस। जो प्रशासन, सेना और वित्त, इस पे ब्रिटिशर्स सीधा नियंत्रण चाहते थे, इसीलिए भी ये एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1858 का। भारतीय रियासतों का विश्वास पुनः प्राप्त करना। 1857 के बाद में जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जो रियासतें थी, उनको अपने पक्ष में रखना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कई रियासतों ने साथ दिया था। अदरवाइज तो जो 1857 का जो रिवोल्ट था, वो सक्सेस होता, फेल नहीं होता, दबाया भी नहीं जाता उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन कई रियासतों ने, हमारे अपनों ने ही उनका साथ दिया था, और ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे ये एक्ट लाने के। इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो एक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फीचर हैं। जैसे इससे क्या हुआ? कंपनी शासन का अंत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। कंपनी के जितने भी अधिकार थे वो क्या कर दिए गए? ट्रांसफर कर दिए गए, इनको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश सरकार को। कंपनी का रूल कब से कब तक रहा? 1757 से 1858 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा है, और 1858 से और 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन का जो क्राउन रूल है वो रहा है। इसका और क्या परिणाम हुआ? भारत सचिव, इस अधिनियम से एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। 1858 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इससे क्या हुआ? एक नया पद क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव, ये नया पद बनाया गया। और इसके अधिकार क्या थे, इसके पावर क्या थे इस सचिव के? भारत सचिव के नाम से जो नया पद बनाया, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। ब्रिटिश जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट का मेंबर होगा ये। भारत से संबंधित जितने भी प्रशासनिक, सैन्य या वित्तीय मामले हैं, उनमें ये सर्वोच्च अधिकारी होगा, भारत सचिव। भारत सरकार के सभी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसमें फाइनल डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का होगा। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला भारत सचिव कौन था जो इस एक्ट के तहत नया पद क्रिएट किया गया था? तो पहला जो था, लॉर्ड स्टैनली था। लॉर्ड स्टैनली, ये पहला प्रथम भारत सचिव था। काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जो भारत सचिव है, भारत सचिव की सहायता के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल बनाया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसमें 15 मेंबर रखे गए। एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 15। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इंडिया काउंसिल बनाई गई, इसका मुख्यालय रखा गया लंदन में। लंदन में था इसका मुख्यालय। और इसका काम क्या था? इसका काम था सिर्फ एडवाइज करना। ये एडवाइजरी बॉडी थी, इसकी बातें माननी है नहीं माननी है कोई बाध्यता नहीं थी, ये एडवाइजरी बॉडी थी। तो
स्टेटमेंट बेस दे दिया जाता है कई बार में कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी बॉडी थी या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक लेजिस्लेचर थी। काउंसिल ऑफ इंडिया कोई विधायिका नहीं थी, लेजिस्लेचर नहीं थी, बल्कि ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकार संस्था थी। गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इस अधिनियम के तहत इससे पहले क्या हुआ करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो पद हुआ करते थे इससे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद हुआ करते थे। इनको समाप्त करके और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये समाप्त कर दिए गए थे दोनों, और फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये समाप्त करके, और अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया, इसलिए इसको वायसराय भी कहा जाने लगा। गवर्नर गवर्नर जनरल क्या बन गया? वायसराय। तो एग्जाम में पूछा जाता है हमसे कई बार कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कंपनी रूल के टाइम पे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कंपनी रूल के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। और पहले वायसराय ऑफ इंडिया, पहले वायसराय कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग। आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल है, इसका पद समाप्त नहीं किया था। गवर्नर जनरल है, वही अधिकारी वायसराय बन गया, है ना? ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आया महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? 1 नवंबर 1858 को हुई है। 1 नवंबर 1858 को हुई, जिसको कहते हैं क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। और ये कहां पे हुई ये घोषणा? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुई। इस घोषणा को किसने पढ़ के सुनाया? इस घोषणा को पढ़ के सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ के सुनाया। घोषणा किसकी ओर से की गई? महारानी विक्टोरिया की ओर से। कहां पे की गई? इलाहाबाद में। और किसने पढ़ के सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। घोषणा क्यों की गई थी? क्यों की गई ये घोषणा? तो 1857 का जो विद्रोह था, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार भारतीय जो लोग थे, भारतीय जनता और जो रियासतें हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना चाहती थी, और इसी उद्देश्य से ये घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा में क्या था? जो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई, इस घोषणा को पढ़ा लॉर्ड कैनिंग ने। ये घोषणा में था क्या? भारतीय रियासतों की सुरक्षा, प्रिंसली स्टेट्स का प्रोटेक्शन। भारत ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो भारतीय रियासतें हैं, उनका एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा, अनावश्यक विलय नहीं किया जाएगा। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक रियासत का विलय करती जा रही थी, इसमें कहा कि एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा, अनावश्यक। व्यक्तिगत का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था? ये डलहौजी का था। डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसको समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसमें था क्या कि कोई भारतीय शासक है, उसका उसको एडॉप्टेड जो उत्तराधिकारी है, दत्तक उत्तराधिकारी, वो रखने का अधिकार डलहौजी ने खत्म कर दिया था, व्यक्तिगत का सिद्धांत। लेकिन ये विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आया, इसमें वापस से भारत के जो शासक थे, वो अपना उत्तराधिकारी रखने का उनको फिर से अधिकार मिल गया था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, रिलीजियस नॉन इंटरफेरेंस। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के जो धर्म, आस्था या जो सोशल कस्टम है, उनमें हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। ये सिर्फ वादे थे। सरकारी सेवाओं में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। इन्होंने कहा कि भाई अब मेरिट बेस, मेरिट बेस भारतीयों को पब्लिक सर्विसेज में अवसर देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि व्यवहार में जो उच्च प्रशासनिक पद थे, उन पे अंग्रेजों का ही प्रभुत्व बना रहा था। कोई अपॉर्चुनिटी हुई नहीं, ये सिर्फ घोषणा हुई थी।
न्यायपूर्ण शासन, जस्ट एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसने इस घोषणा में कहा कि जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करने का वादा किया, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, विस्तारवादी नीति का अंत, एंड ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी, नई रियासतों को जीत के ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार करने की नीति को समाप्त करने की भी इसमें घोषणा की गई। इस घोषणा का देखिए महत्व क्या था। भारतीय रियासतों का ये विश्वास जीतना चाहते थे, ब्रिटिश शासन को जो एक लेजिटिमेसी है वो प्रदान करना चाहते थे, एक वैधता। धार्मिक हस्तक्षेप की नीति समाप्त करने का भी इन्होंने आश्वासन दिया, और भविष्य में विद्रोह की संभावना कम करने के भी ये प्रयास थे कि दोबारा कोई 1857 ना हो, इसलिए ये वादे किए गए। नेक्स्ट जो है, इसके बाद में क्या हुआ, सेना का पुनर्गठन किया गया, एक पील आयोग और न्यायिक सुधार किए गए। कुछ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो साथी चैनल से जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमें सपोर्ट करें। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जैसे होम पेज पे जाएंगे वहां पे आपको उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एचएम ये सब मिल जाएंगे उसके, तो वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक नंबर और है हमारा, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सेना का पुनर्गठन, सेना का जो पुनर्गठन किया गया 1857 के विद्रोह ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कर दिया कि इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है या जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें काफी गंभीर कमियां हैं। और विद्रोह का सबसे बड़ा आधार बना बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी ये विद्रोह का सबसे बड़ा आधार बनी थी, बंगाल सेना। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का एक फिर से कॉम्प्रहेंसिव रिऑर्गेनाइजेशन करने का डिसीजन लिया ब्रिटिश सरकार ने, कि फिर से पुनर्गठन किया जाए इसका। और इसका उद्देश्य क्या था, सेना का पुनर्गठन करने का उद्देश्य क्या था, भविष्य में कोई बड़ा विद्रोह हो तो उसको रोका जाए, भारतीय सैनिकों पे अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत करना था। सैनिक सेना में जो अंग्रेज थे, यूरोपियन सोल्जर, उनको उनका प्रभाव बढ़ा रहे, उनका प्रभाव और बढ़ाना। और जो अंग्रेजों की थी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उस वो यहीं से शुरुआत की उन्होंने। और इसके लिए क्या किया उन्होंने, 1859 में, 1859 में एक पील कमीशन बनाया गया। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर हमसे, पील आयोग का गठन। पील ब्रिटिश सरकार ने 1859 में भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए ही ये पील कमीशन, इसकी नियुक्ति की थी। यह आयोग 1857 के विद्रोह के बाद से आर्मी रिफॉर्म्स के लिए गठित किया गया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पील आयोग का संबंध किससे है, तो ये सेना सुधार, इससे है, सेना के पुनर्गठन से। इसके उद्देश्य क्या थे, सेना में अनुशासन को बढ़ाना, भारतीय सैनिकों पे अंग्रेज अधिकारियों का नियंत्रण मजबूत किया जाए, भविष्य में विद्रोह को रोकना। ब्रिटिश सरकार इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना चाहती थी कि भविष्य में सभी सैनिक मिलकर विद्रोह न कर सके, मतलब सोल्जर सारे विद्रोह में सपोर्ट ना कर सके। अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ये गठित किया गया था। और सेना में कुछ परिवर्तन किए, और वो क्या किए, सैनिकों का अनुपात। पहले ब्रिटिशर्स का अनुपात कम था, काफी कम था, सिर्फ टॉप टॉप पोस्टों पे ही थे ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियन सोल्जर है वो जो उच्च पद हैं उन्हीं पे थे। लेकिन अब क्या किया गया, सैनिकों का अनुपात यूरोपियन और इंडियन। का देखें तो बंगाल में जो बंगाल सेना थी, बंगाल आर्मी, इसमें यूरोपियंस का रखा गया, एक कर दिया गया, और इंडियंस का दो कर दिया गया। अब ये मत समझना कि बढ़ा कहाँ, आप देखेंगे तो कि आप तो कह रहे हैं कि सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, ब्रिटिश सरकार ने इनका यूरोपीय सैनिकों की संख्या अनुपात बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन पहले ये एक भी नहीं था, इस रेशियो में नहीं था। पहले यूरोपियन सिर्फ उच्च पद पे थे, लेकिन अब 1:2 कर दिया बंगाल आर्मी में। और जो मद्रास और बॉम्बे आर्मी है, मद्रास एंड बॉम्बे जो आर्मी है उसमें इन्होंने 1:3 कर दिया। तो आप सोचिए पहले कितना कम था इनका।
बंगाल सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या ज्यादा रखी गई क्योंकि 1857 का जो विद्रोह मेनली यहीं से प्रारंभ हुआ था। तोपखाना, तो जो आर्टिलरी है, ब्रिटिश सरकार ने तोपखाना आर्टिलरी लगभग पूरी तरीके से यूरोपियंस को, जो यूरोपियन सोल्जर हैं, उन्हीं के नियंत्रण में रखा इसको। क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने जो तोपों का प्रभावी उपयोग किया था। भारतीयों के पास कुछ सिर्फ जो माउंटेन बैटरीज हैं, जो पर्वत पे तोप खाने, वो भारतीय सैनिकों के पास रखे, बाकी ज्यादातर यूरोपियंस के ही कब्जे में रखे। यहाँ से थ्योरी लेके आए ब्रिटिशर्स, मार्शल रेस थ्योरी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारतीयों को आर्टिफिशियली दो वर्ग में डिवाइड कर दिया। आर्टिफिशियली दो वर्ग में डिवाइड कर दिया। एक वर्ग बना दिया मार्शियल रेस, मार्शियल रेस, और दूसरा बना दिया नॉन मार्शियल रेस। जो मार्शियल रेस था, इसमें किसको रखा गया, इसमें रखा गया सिख, गोरखा, पठान, डोगरा और कुछ राजपूत। जबकि जो नॉन मार्शल है, ये कौन माने गए, ये माने गए बंगाली, अवध के सोल्जर और बिहार के सैनिक, ये नॉन मार्शल। तो इसमें भी ये मार्शल रेस लेके आए, एक ये बना दिया इन्होंने, ये दो कैटेगरी बना दी इसकी, नॉन मार्शल। क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, बंगाल, अवध, बिहार। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने सेना में क्या किया, सेना में उन्होंने कर दिया कास्ट। आज भी हमारे समाज में कास्ट के नाम पे काफी कुछ होता है, ये यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि इससे कई लोगों को फायदा होता है। जो लोग डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते, या अपनी जो अच्छी चीजें उनको बता के रूल नहीं कर सकते, वो फिर सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। कास्ट के बेस पे किया, रिलीजन के बेस पे किया, या इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे किया, और रीजन के बेस पे कर दिया इन्होंने। और ये चार चीजें आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, चाहे महाराष्ट्र में जो नॉर्थ इंडियन है उनके साथ अभद्र व्यवहार हो, या साउथ साइड में लैंग्वेज के बेस पे, ये टाइम टाइम पे देखने को मिलती है। ये ब्रिटिशर्स ने किया था, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और रिलीजन, इन चार के बेस पे सेना को डिवाइड किया। डिवाइड मतलब इनकी अलग अलग सेपरेट रेजिमेंट्स बना दी गई, अलग रेजिमेंट्स बना दी गई सेपरेट। इन ये चार, जाति के आधार पे रेजिमेंट, धर्म के आधार पे रेजिमेंट, भाषा के आधार पे रेजिमेंट और क्षेत्र के आधार पे रेजिमेंट। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य सिंपल था कि सभी सैनिक एकजुट होकर विद्रोह ना कर सके, सिंपल था। भारतीय सैनिकों पे नियंत्रण, जो हाई मिलिट्री रैंक है, हाई मिलिट्री रैंक, वो ब्रिटिशर्स के पास ही रखे गए। जो लो रैंक है, लोअर रैंक्स हैं, वो भारतीयों को दी गई, केवल लोअर रैंक्स। और जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्टेशन है, वहां पे अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई। जो संवेदनशील सैन्य ठिकाने हैं, वहां पे अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सेना पुनर्गठन का प्रभाव क्या हुआ, सेना पुनर्गठन का प्रभाव ये हुआ कि अगर ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से देखें, तो ब्रिटिशर्स के लिए एक सकारात्मक देखें, तो अंग्रेजों का सेना पे नियंत्रण मजबूत हुआ सेना के ये पुनर्गठन करने से। पील कमीशन के बाद जो पुनर्गठन किया गया, भविष्य में बड़े सैन्य विद्रोह की संभावना भी कम हो गई। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक, ब्रिटिश दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहा, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से नकारात्मक रहा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पुनर्गठन के बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव बढ़ने लगा। जो कम्युनल डिवीजन है वो और बढ़ गया, जाति और धार्मिक विभाजन इससे और बढ़ गया। ये भारतीयों के लिए, भारतीय दृष्टिकोण से नकारात्मक था, कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था और उनको जाति और धर्म धर्म के आधार पे बांटा गया, विभाजन को बढ़ावा मिला। इसमें कुछ न्यायिक सुधार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि अब डायरेक्ट रूल वहीं से हो रहा था, ब्रिटिश क्राउन,
तो ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया। क्या किया? यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। और इसके तहत भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पिनल कानून लागू थे। उस टाइम पे भारत में अलग अलग एरियाज में अलग अलग दंड देने के कानून लागू थे। इन्हें समाप्त करके पूरे भारत के लिए इन्होंने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाया, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ। तो ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाया था वो दंड देने का कानून था, न्याय का कानून नहीं था। वो, उसका नाम ही पिनल कोड था। और एग्जाम में जो यहां से पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता से, इसका प्रारूप कब तैयार किया गया? देखिए, ये इसका जो प्रारूप है, ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लॉ कमीशन बनाया। ये बनाने से पहले इन्होंने लॉ कमीशन बनाया। लॉ कमीशन कब बनाया गया? 1834 में, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग 1834 में बनाया। और इसका प्रारूप किसने कब तैयार किया गया? इसका प्रारूप तैयार किया गया भारतीय दंड संहिता का। पहले लॉ कमीशन बना दिया, उसके बाद में भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया 1837 में। और ये लागू कब हुआ? इंडियन पिनल कोड 1 जनवरी से, 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुआ इंडियन पिनल कोड। भारत का ये मुख्य आपराधिक पहचान के रूप में ये लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जो इंडियन पिनल कोड है, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये ड्राफ्ट तैयार किया था मैकॉले ने, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और ये एक क्राइम और फिर पनिशमेंट, क्राइम के लिए पनिशमेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की यहीं से आधारशिला रखी थी। लेकिन अब इंडियन पिनल कोड नहीं है। हालांकि एग्जाम में तो इसी नाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आज भी हिस्ट्री में। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो गया, आईपीसी जो है 1860, इसको अब बीएनएस आ गया है नया, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने इसको अब प्रतिस्थापित किया है। ये नया आ गया है। आईपीसी की विशेषताएं क्या थी? इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं यही थी, पूरे भारत के लिए समान आपराधिक कानून या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट की स्पष्ट व्याख्या, और इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आधारशिला। अभी इसके बाद में आया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो हाई कोर्ट सिस्टम है उसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, 1857 हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में 1858 का अधिनियम, फिर पील आयोग है, और उसके बाद में विक्टोरिया, इसके बाद में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है, पील आयोग है, और देन ये आईपीसी, और फिर ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इन पे हम सफिशियंट प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको सिर्फ फॉलो करना है हमारा कोर्स, और उसके बाद में रिवीजन करना है। अगर ये दो चीजें आपने कर ली तो आपको जो जनरल स्टडीज का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें 30 क्वेश्चन, वहां से 25 प्लस इजीली आप यहां से ले आएंगे। सिर्फ ये फॉलो कीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम क्लियर करने से। आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहां से इस पेपर में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इसके तहत कई हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए, इसके तहत कई हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए। और सबसे पहले इस अधिनियम के तहत कहां पे किया गया? पहला किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया? 1 जुलाई 1862 को। दूसरे नंबर, ये भारत का पहला हाई कोर्ट था, कलकत्ता हाई कोर्ट।
और इसके बाद में दूसरा हाई कोर्ट स्थापित किया गया था बॉम्बे। बॉम्बे हाई कोर्ट किया गया था 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1862 को। और इसके बाद में जो तीसरा हाई कोर्ट था वो था मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ये किया गया था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1862 को। और इसके बाद में फिर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ट्रैप करने के लिए हमें, वो पूछा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का आधार क्या था? यही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ये एक्ट था। लेकिन शुरू में शुरू में इसका नाम आगरा हाई कोर्ट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब स्थापना हुई तब इसका शुरू में नाम आगरा हाई कोर्ट था। क्या था? आगरा हाई कोर्ट था। तो फिर ये इलाहाबाद कब शिफ्ट किया गया? 17 मार्च 1866 को जब इसकी स्थापना हुई तब ये आगरा में हुई थी और इसका नाम आगरा हाई कोर्ट था। फिर इसको शिफ्ट किया गया 1869 में, जैसे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और बाद में इसको शिफ्ट किया गया दिल्ली। इसको 1869 में, ये ध्यान रखना, में इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था आगरा से। अभी इलाहाबाद जो अभी प्रेजेंट में प्रयागराज है। और स्थानांतरण के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका नाम रखा गया था। ये एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो साथियों, ये थी आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम जो अगला टॉपिक है इसी ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही डिस्कस करेंगे। हर यूनिट पे जितने भी सब टॉपिक हैं आपको सेपरेटली पढ़ाए भी जाएंगे, उनके सेपरेट नोट्स भी और प्रैक्टिस टेस्ट भी सफिशिएंट यूनिट वाइज फुल लेंथ दोनों करवाए जाएंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।